रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो उस वजह से आवाज़ थोड़ी बदली हुई लगेगी आप लोगों को। पिछले दिनों एक भाई ने पूछा था उदयपुर की घटना पर विचार। तो पिछले 1-2 दिन से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर सच में विचार रखने तो ज़रूरी है, और इस पर मैं अलग से लाइव लेके आऊँगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज सवेरे ही एक और न्यूज़ मुझे पता चली है। मेरे गुरु आरजे मीर, उन्होंने रेडियो मिर्ची छोड़ दिया है, और इसके साथ ही जो संडे सस्पेंस बंगाली है उनमें अब उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी, ऐसा कहा जा रहा है। आरजे मीर मेरी इंस्पिरेशन। आज जिस तरह आप लोग कहते हैं कि रात को नाइट बल्ब जलाकर कमरे में हेडफोन लगाकर मेरी स्टोरी सुनते हैं, एक समय ऐसा था मैं उनकी स्टोरी सुना करता था और सोचता था कि काश कभी मैं उनके जैसा स्टोरी ब्रॉडकास्ट कर सकूं। आज आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं कि वो हो रहा है, मगर मुझे जो पसंद है संडे सस्पेंस सुनना, उसमें से अब आरजे मीर की आवाज़ नहीं आएगी। तो दिल से दुआ है, सभी दुआ कर रहे हैं कि वो फिर से वापस आ जाए, क्योंकि उनके बिना संडे सस्पेंस अधूरा है। हेलो दोस्तों, और मैं आपका दोस्त आरजे करुण, और इस वक्त आप सुन रहे हैं होठों में ऐसी बात। जी हाँ, ये आप ही का प्रोग्राम है। आप कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है, हम खुलकर बातें करेंगे। तो आज का पहला कॉल अभी तक नहीं आया है, तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं। दरवाजे पर किंशुक खड़ी हुई दस्तक दे रही थी। आरजे करुण प्रोग्राम को गाने में डालकर उसकी ओर इशारा किया अंदर आने का। उससे पहले कि किंशुक कुछ बोलती, आरजे रतन पीछे से आ गया। अच्छा सुन, तू तो अभी रुकेगा ना, हम लोग निकलते हैं, क्या बोलता है? हाँ तुम लोग निकलो यार, अभी तो ये आ रहा है, उसके बाद कल तो पता ही है फ्राइडे है, और रात के अंधेरे में स्टोरी की तैयारी करनी है, इसलिए मैं तो थोड़ा देर तक रुकूंगा। ओह यार, तेरे को मानना पड़ेगा, है क्या साला किस्मत है। दोनों प्रोग्राम ऐसे हिट हुए, ऐसी टीआरपी आ रही है कि साले डूबते चैनल को तूने बचा लिया है। हम लोगों का तो कहाँ, बस घिसटते रहो, वही सेम फोन कॉल। अरे इतनी बातें क्यों कर रहा है, चल चले जल्दी, किंशुक बोली। वैसे भी सुबह 9 बजे मेरी प्रोग्राम है, जल्दी सोकर उठना पड़ेगा, घर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज जाएंगे। हाँ मैडम, सुबह 9 बजे प्रोग्राम है, और मेरा जो 7 बजे प्रोग्राम है उसका क्या? इसीलिए तो सोडी साहब को कहा था कि एक आरजे का प्रबंध करें सवेरे के लिए, कम से कम सुबह सुबह की दौड़ धूप तो खत्म होगी। हाँ मगर कोई मिल भी तो नहीं रहा। अरे झंझट छोड़ो, उस दिन जो आया था ना वो उसे रख लो। हाँ भैया, वो तो सुपर हिट करा देगा अपना प्रोग्राम। हाँ तू भी ना, चलो निकलते हैं, कहकर वहां से जा ही रहते कि अचानक करुण ने पीछे से कहा, अरे सुनो सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम लोग को। क्या हुआ? आज एक लेटर आया है प्रोग्राम के नाम से। अब आजकल तो जानते हो लोग एसएमएस करते हैं, कॉल करते हैं, ऐसे में लेटर कौन भेजता है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार इसको पढ़ने के लिए, मगर अभी तक टाइम नहीं मिला। सोच रहा हूँ पता नहीं इसमें क्या होगा, स्टोरी होगी कैसी होगी। ओहो भैया तू ही पढ़, हम लोग निकल रहे हैं, कहकर वो लोग चले गए। अब इस फ्लोर पर करुण अकेला ही था। 2 मंजिला ये ऑफिस पिछले कुछ समय से परेशानियों में घिरा हुआ था। चैनल उतने अच्छे से चल नहीं रहे थे। वैसे भी आजकल इतने सारे एफएम चैनल हो गए हैं कि लोग किसे सुने किसे ना सुने समझ नहीं पा रहे थे। चैनल हेड बड़े दुख के साथ कह रहे थे, अगर कुछ जल्दी नहीं हुआ तो कह नहीं सकते चैनल का क्या होगा। और तभी करुण के दिमाग में आई ये होठों में ऐसी बात और हॉरर स्टोरी वाले चैनल की बात। किस्मत की बात, दोनों ही चैनल हिट रहे और आज चैनल की टीआरपी काफी बढ़ गई है। बहुत से लोग बस इन्हीं कार्यक्रमों के लिए इस एफएम चैनल को सुनते और इस कार्यक्रम के आने का इंतजार करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि
करुण की सैलरी भी अच्छी बढ़ गई थी। आज अचानक रिक्वेस्ट के तौर पर एक लेटर आया था। करुण ने लेटर खोला। लेटर के अंदर एक सफेद कागज पर कुछ लिखा हुआ था। कागज के ऊपरी सिरे पर एक फूलों का गुच्छा सा बना था। उसे छूते ही हाथों में कुछ चमकीला सा लग गया। अजीब सा लगा करुण को। वैसे रात के समय ऑफिस में सब लोग जा चुके होते थे, सिर्फ मोहन काका ही थे जो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर बैठकर इंतजार करते थे। मोहन काका मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, उम्र 60 के करीब। ऑफिस के प्यून से, चौकीदार से, ऑफिस बॉय से सारा काम वही निपटा लेते थे। बस एक ही बुरी आदत थी, वो थी पान खाने की। और पान खत्म हो जाए तो फिर इस फ्लोर पर अकेले बैठे आरजी को छोड़कर वो नीचे चले जाते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि सामने वाला डरेगा। करुण ने लेटर खोला। लेटर में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही एक पल को करुण चौंक पड़ा। लेटर में लिखा था, इसे मत पढ़ना। किसी ने लेटर भेजा और ऐसा क्यों लिखेगा? उसने आगे और खोला। अगले मोड़ पर भी लिखा हुआ था, इसे पढ़ने की गलती मत करो, जला दो। मगर अब तक करुण को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ उसके वश में नहीं है। वो न चाहकर भी लेटर को खोल रहा था और अंदर देखा तो अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। क्या? गौर से देखने से समझ में आया ये कोई लेटर नहीं बल्कि कविता की लाइनें हैं। एक ही कविता 3 बार लिखी हुई थी। बड़ी बहन खून की उल्टी करके मरे, छोटी बहन आंख खाते हुए भी न डरे। चौंक पड़ा था करुण। पूरी कविता पढ़ के जैसे वो सिहर उठा। ये क्या? ऐसी अजीबोगरीब लेटर कोई क्यों भेजेगा? अभी उसे बैठकर कल की स्टोरी की तैयारी करनी थी, मगर न जाने क्यों करुण को कुछ अच्छा नहीं लगा। सोचा कल सवेरे एक बार आ जाएगा और कर लेगा। इसलिए अपने कमरे के सारे इक्विपमेंट बंद करके वो बाहर जाने के लिए हुआ। बाहर का दरवाजा खोलते ही पाया सारा कॉरिडोर खाली था। मोहन चाचा की कुर्सी खाली थी। ये बूढ़ा व्यक्ति पान खाने नीचे चला गया होगा। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। चौंक पड़ा करुण। अरे इतनी रात गए, किसका कॉल? कॉल रिसीव किया तो उधर से किसी की आवाज नहीं थी, मगर हाँ कॉल जारी था। हेलो, होटो में वैसी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम खुलकर बात करेंगे। मगर उधर से कोई भी जवाब न था। तभी अचानक करुण को ध्यान आया, उसने तो सारे वायर्स खोल दिए हैं। मतलब फोन भी मेन लाइन से डिस्कनेक्टेड है, फिर कॉल कैसे आ रही है? बहुत धीमी सी आवाज उसके कानों में महसूस हुई। हेलो हेलो, कौन है आप? क्या कह रही है? स्पष्ट कहिए, सुनाई नहीं दे रहा है। अगले पल उधर से वैसे ही धीमी आवाज आती लगी, जैसे कोई महिला कुछ गा रही है। नहीं, गा नहीं रही है, ये तो किसी कविता की पंक्ति दोहराई है। पर कैसे? फोन तो डिस्कनेक्टेड है। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई उसके पास से बोल रहा हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर आसपास कोई भी ना। चौंक पड़ा था करुण। तुरंत ही फोन को रिसीवर पर रखकर बाहर की तरफ दौड़ा। जल्दी जल्दी अपना सामान वो समेट चुका था,
मगर कॉरिडोर तक पहुंचने के बाद अचानक याद आया, अरे उसका मोबाइल तो वहीं रह गया। दौड़कर वापस कमरे में गया मोबाइल उठाने के लिए। मोबाइल उठाकर एक बार मन में आया कि अर्जित रतन को फोन करे, मगर तभी आश्चर्यजनक तौर पर चारों ओर अंधेरा छा गया। लड़खड़ाकर गिर पड़ा था करुण। ये क्या हो गया? चारों ओर अंधेरा। कोई है? मोहन चाचा, करुण, वैष्णव, समीर, कोई है? कोई मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरे में कांप रहा था करुण। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज अचानक लाइट इस तरह से कैसे चली गई। जनरेटर अब तक चालू क्यों नहीं हुए? फिर भी किसी तरह से मोबाइल टॉर्च की रोशनी उसने जलाई। अब तक उसके दिमाग में यह बात ही नहीं आई थी कि उसकी मोबाइल टॉर्च है। डर इंसान से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। वो तेजी से कॉरिडोर में निकला और लिफ्ट के पास जाकर बटन दबाने लगा, मगर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। पर ये कैसे हो सकता है? तभी उसे याद आया, लाइट गोल है, ऐसे में लिफ्ट कैसे काम करेगी? उसने जल्दी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। किसी तरह से सीढ़ियों से दौड़ते हुए उसे नीचे उतरना था, पर अचानक सीढ़ियों से कुछ दूरी पर उस खिड़की से ओ क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे एक नारी आकृति उल्टा लटकी हुई है। उसके खुले बाल खिड़की पर आधे लटक रहे थे और दिख रहे थे तो लाल जलती हुई आंखें। बाकी शरीर स्पष्ट न था, मगर वो आंखें करुण अच्छे से देख रहा था। और तभी उसके कान में पड़ी बिल्ली की आवाज। हाँ? बिल्ली यहाँ कैसे आएगी? इस फ्लोर पर बिल्ली? उसने देखा खिड़की के कांच से वो आकृति आराम से अंदर आ गई और अब अजीब सी हंसी के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ करना होगा। तभी उसके दिमाग में बात आई, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सामने वाली खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाए। पर खिड़की तक पहुंचने की तो उसे आकृति के पास से कुछ नहीं होगा। वो आकृति कुछ नहीं करेगी। करुण को कुछ न समझ में आया। ऐसा लगा जैसे किसी सम्मोहन में बंधा वो तेजी से दौड़ता चला जा रहा है और अगले ही पल खिड़की तोड़कर उसका शरीर जमीन पर आ गिरा। फोन की घंटी से किंचुक चौंक उठी। ओह, इतनी रात के कौन कॉल कर रहा है? उसने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ देर तक बजने के बाद फोन शांत हो गया, मगर फिर 2-3 बार लगातार बजते रहने की वजह से उसे कॉल रिसीव करना पड़ा। हेलो किंशुक, मैं रतन। तू अभी ऑफिस आ सकेगी? क्या हुआ? करुण ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ, ऑफिस की खिड़की से नीचे कूद गया है। मैं यही हूं, पुलिस भी आई है। ओह, मैं अभी आती हूं। तेजी से गाड़ी चलाते हुए किंशुक ऑफिस के पास पहुंचे। रतन दूर से ही करुण के लाश को देख रहा था। पुलिस वाले पास नहीं जाने देते थे। लाश का एक पैर पूरी तरह से मुड़ गया था। किसी चीज से गिरते हुए टकराया था, जिसकी वजह से सर फट गया था और इधर उधर फैल गया था। मगर लाश के मुंह से खून बह रहा था, जो धीरे धीरे जमीन पर रिस रहा था। बहुत ही भयानक स्थिति में पड़ी थी लाश। लाश को देखकर अपने आप को संभाल न सका रतन और पासी की तरफ जाकर उल्टी कर दी। संभाल अपने आप को। किंशुक तब तक वहां पहुंच चुकी थी। हाँ, ठीक हो? पता नहीं क्या था, ऐसे आत्महत्या करने वाला लड़का तो नहीं था वो, ऑफिस के ही एक सदस्य ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित थे। तब तक करुण के माता पिता भी वहां आ चुके थे। बेचारा अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। करुण की माँ तो जैसे बिलक पड़ी थी।
किंशुक ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सहारा दिया था। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रही थी। लाश को जैसे ही स्टेशन पर रखा गया, रतन ने लाश को अच्छे से देखने की कोशिश की और तभी उसकी नजर पड़ी उसके हाथों में बने एक निशान पर। ऐसा कोई निशान तो कभी करुण के हाथों में था, याद नहीं आता। ये क्या है? मोबाइल निकालकर तुरंत ही रतन ने उसकी फोटो खींच ली। तभी अचानक पुलिस वाले ने उसे दूर धकेल दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई और फिर करुण का अंतिम संस्कार हो गया। देखो, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि करुण ने चैनल के लिए जो कुछ किया वो तो हम कह नहीं सकते, मगर हाँ, उसने जो किया है अगर उसे आगे बढ़ाते रहे तो तभी हम टिक सकेंगे, वरना मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। चैनल हेड कह रहे थे। करुण के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना था और इसके लिए कोई भी तैयार न था। हालांकि किंशुक और रतन मिलकर रात के अंधेरे में हॉरर स्टोरीज को तो चला रहे थे, मगर उसके साथ साथ फोटो में ऐसी बात उसके काम करने के लिए अभी तक कोई तैयार न था। अब मैं कुछ दिन हैंडल कर लेती हूं, मगर कोशिश करिए कोई दूसरा आरजे हायर करने की, क्योंकि ज्यादा रात को अरे तुम कैसे? चैनल हेड बोर्ड पर, वैसे भी रात को मैं यहाँ गर्ल्स को अलाउ नहीं करता हूँ। देखिए, चैनल को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और आप कोशिश करिए जल्दी से दूसरा आरजे ढूंढने की। अच्छा ठीक है। इसके साथ ही आरजे किंशुक ने कार्यक्रम का भार संभाल लिया। अभी 2 ही एपिसोड उसने किए थे। उस दिन तीसरे एपिसोड की बारी थी। उस दिन अचानक रतन की मां को अस्थमा का अटैक आया, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अन्यथा रतन के आने की बात थी। अगले दिन की हॉरर स्टोरीज की उनकी तैयारी करनी थी। उसने 2-3 बार रतन को कॉल किया, मगर रतन ने फोन रिसीव नहीं किया। ओह, मन घबरा रहा था, कहीं कुछ सीरियस बात तो नहीं। इसके बाद उसने एक फोन कॉल अटेंड किया। फिर अचानक मोहन चाचा की याद आई। बड़े अजीब इंसान है बेचारे, घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए इस उम्र में भी यहां काम करना पड़ता है। तभी उसे महसूस हुआ बहुत प्यास लग रही है। उसने आवाज लगाई, मोहन चाचा पानी। उसके बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम में बिजी हो गया, मगर जब काफी देर तक मोहन चाचा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने रूम से बाहर निकलकर झांका। मोहन चाचा की कुर्सी खाली थी। ओफ, कहां गया है आदमी? कहीं पान खाने तो नहीं? पान की दुकान ऑफिस के नीचे ही थी। रात के इस वक्त वही एक दुकान खुली रहती थी। किंशुक पास वाली खिड़की के पास जाकर झांकने लगी और तभी उसे जैसे एक झटका सा लगा। यही तो वो खिड़की थी जिससे कूदकर करुण ने आत्महत्या की थी। उफ, लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? उसके दिल में क्या था? कहीं किसी से प्यार? मगर कभी उसने ऐसा नहीं कहा। वो आत्महत्या करेगा सोच ही नहीं सकते थे वो। यही सोचते सोचते किंशुक अपने रूम में वापस आ गई। पास ही में करुण की तस्वीर लगी थी। उसका भोला सा चेहरा, वो प्यारी सी हंसी देखकर आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आए उसके। और तभी पास में पड़ी उस चिट्ठी की तरफ उसकी नजर गई। उस दिन करुण कुछ कह रहा था, कोई चिट्ठी में रिक्वेस्ट आई थी। कहीं यही वो चिट्ठी तो नहीं? उसने चिट्ठी उठा ली। क्या लिखा है इसमें? चिट्ठी बाहर निकालते ही फूलों का वो गुच्छा उसकी उंगली में चुभा। उसके बाद चिट्ठी को पहली मोड़ खोलते ही लिखा था, इसे पढ़ना मत। हाँ, ये क्यों?
अगला मोड़ खोलते ही आया, इसे पढ़ने की गलती न करना, जला दो। मगर अब तक किंशुक जैसे किसी सम्मोहन में बन चुकी थी। अपने आप को वो रोक न पा रहे कागज को खोलने में। अंदर अंदर ये क्या है? कुछ कविता जैसी है। एक ही कविता 3 बार लिखी है। बड़ी बहन खून की उल्टी करेगी, छोटी बहन आंख खाते नहीं डरेगी, मगर प्यारी टिमी तुमने बदला तो ले लिया, हाँ सही है, मगर एक बात तुमसे नहीं कही है, काली अंधेरी स्याह दुनिया कर रही तुम्हारा इंतजार, जहां पर हर रंग है बेकार। टिमी तुम भी बच ना पाओगी, तुम्हारा स्वागत है इस अंधेरी की दुनिया में, तुम भी आओगी। ये कैसी अजीबोगरीब कविता है? कौन हो सकता है इसका अजीबोगरीब राइटर? सोचते सोचते उसने कागज को लिफाफे में भरकर वहीं रख दिया और फिर से पानी लेने के लिए बाहर जाने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइटें जैसे झिलमिलाने लगी। अरे ये कैसे हो रहा है? यहां पर तो जनरेटर है, फिर ऐसा होना तो संभव नहीं है। तभी अचानक उसके कानों में एक शब्द गूंजे। कौन कौन है? कौन है? मगर उसे कोई भी ना दिखा। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और कॉरिडोर से बाहर निकल गई। और तभी उसे दिखाई दिया खिड़की से आधा लटकती वो आकृति, जैसे किसी महिला की आकृति है, मगर खास थी उसकी वो जलती आंखें और इसके साथ ही बिल्ली की आवाज। चौंक पड़ी थी किंशुक। ये क्या हो रहा है? तभी उसे याद आया उसका मोबाइल कमरे में रह गया। वो जल्दी से दौड़ पड़ी, मोबाइल उठाया और जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ी। मगर तब तक चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। लाइट एक बार फिर से गोल हो गई थी। मगर किंशुक ने बिना कोई समय गवाए सीढ़ियों से उतरने की ठानी। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और अब तक रास्ते पर आ चुकी थी। दौड़ते हुए उसने अपनी कार स्टार्ट की और दौड़ा दी घर की तरफ। मोबाइल की तरफ देखा तो 3% बचा था। एक बार रतन को कॉल लगाने की कोशिश की, फिर मैसेज छोड़ दिया। ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे कॉल कर, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। मुझे लगता है करुण के साथ कुछ अजीबोगरीब हुआ है। और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रूम में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, मगर अब उसके दिमाग में यही बात थी, करुण की मौत आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज है। उसे कुछ ना कुछ करना होगा। अपना सामान टेबल में रखकर उसने डाइनिंग टेबल से पानी का गिलास उठाया और पीने लगी। और तभी पीते पीते उसकी नजर पड़ी उसके सामान के पास रखे उस कागज के लिफाफे की तरफ। अरे ये यहां कैसे आया? इसे तो उसने करुण की फोटो के पास रख दिया था। वो दौड़ी और लिफाफे को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर डस्टबिन में फेंक दिया। और तभी कानों में पड़ी बिल्ली की आवाज। हाँ? ये क्या? बिल्ली उसके कमरे में कैसे आ सकती है? वो घर की लाइट जलाकर इधर उधर ढूंढने लगी, मगर कहीं भी कुछ न था। तभी खिड़की से लटकती हुई इस आकृति को देखकर उसका शरीर सिहर उठा।
आंखें जलती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उस आकृति की तरफ से ही बिल्ली की आवाज आ रही है। और तभी अचानक किंशुक का सिर सामने की दीवार से टकरा गया और फिर टकराता ही चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सम्मोहन में बधी वो अपना सिर दीवार से टकरा रही है। सिर फूटकर खून निकल चुका था। वो उसका शरीर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। हाथ वॉशरूम के दरवाजे से टकराया, दरवाजा खुल गया और वॉशरूम के अंदर से एसिड की बोतल जमीन पर लुढ़कती हुई उसके पास आ गई। उसने उसे उठा लिया और कटकटाकर अपने गले के अंदर डाल दिया। शरीर के अंदर जैसे आग सी जल उठी, मगर उसका हाथ न रुका। गले के अंदर से आग सी निकलती जा रही थी और कुछ ही देर में उसका शरीर निष्क्रिय होकर गिर गया था। बाइक रोककर रतन ने सोचा, इतनी सुबह दरवाजा खटखटाऊंगा तो मार तो न डालेगी। मगर रात में उसका मैसेज पढ़कर वो भी चौंक पड़ा था। इसलिए मां की तबीयत थोड़ी सी ठीक होते ही वो किंशुक से मिलने पहुंच गया। जो होगा देखा जाएगा, 2-4 सामान सिर पर मारेगी नींद तोड़ने के लिए, और क्या। वो रजिस्टर में एंट्री करके किंशुक के फ्लैट की तरफ चल गया। वैसे इस टाइम किंशुक के फ्लैट में आना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब सैटरडे नाइट पार्टी करके करुण और वो किंशुक को नशे में झूमते हुए उसके फ्लैट तक छोड़ने आए और फिर अगली सुबह खुद को भी उसी फ्लैट में सोता हुआ पाए। तीनों जमीन पर ही पड़े हुए मिलते थे। किंशुक इतने लाइट नेचर की है कि कभी उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो लड़की है। वो तीनों जैसे लड़कों की तरह ही रहते थे। आज इतने दिनों बाद वापस इस समय उसके फ्लैट में आते हुए उसे आश्चर्य लग रहा था, मगर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचते ही वो चौंक पड़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। पर ये क्या हुआ? और दरवाजा खोलते ही साथ चौंक पड़ा था रतन। तो इतनी सुबह आप यहां क्या करने आए थे? इंस्पेक्टर ने रतन से पूछा। जी, रात में उसने मुझे मैसेज किया था। असली में हम लोग रात को ऑफिस में साथ बैठकर आज के प्रोग्राम की तैयारी करने वाले थे, मगर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर अचानक उसका मैसेज देखा तो सोचा सुबह आकर उससे मिल लूं, और फ्लैट में आते ही आप चाहें तो मेरी एंट्री टाइम नीचे रजिस्टर में देख सकते हैं। ठीक है, वो तो हम देख ही लेंगे, मगर इस तरह से सुसाइड करने का कारण क्या हो सकता है? कोई प्यार व्यार का चक्कर था क्या? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रतन उत्तेजित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था अभी ऐसे बहुत से सवाल उसे सुनने हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसे अनुभव से किंशुक और वो गुजर चुके थे। करुण की आत्महत्या के बाद भी पुलिस ने ऐसे ही सवाल पूछे थे। पर पुलिस से बात करते हुए बार बार रतन का हाथ उसकी पैंट की जेब में जा रहा था। यहां पर था एक सफेद लिफाफा, जिसे पुलिस से आने से पहले ही उसने अपनी जेब में रख लिया था। यह वही लिफाफा है जिसके बारे में उस दिन करुण बता रहा था और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मगर उस लिफाफे का किंशुक के घर में पाया जाना उसके लिए आश्चर्यजनक बात थी। वो चाहता था क्या बात है जान सके। तभी उसकी नजर किंशुक के हाथ की तरफ पड़ी। हाथ में कुछ सूजा हुआ सा था। इंस्पेक्टर ने भी पूछा, इन्होंने कोई टैटू वैटू बनाया था क्या? नहीं, किंशुक को टैटू से एलर्जी थी। तुरंत ही रतन ने उसकी भी फोटो खींच ली। ये ठीक वैसा ही निशान था जैसा करुण की मौत के बाद उसके हाथों में था, मगर निशान का आकार अलग था। पुलिस की फॉर्मेलिटी वगैरह निपटाकर
रतन अपने कमरे में पहुंचा और तुरंत ही कंप्यूटर ऑन कर भिड़ गया जानकारी खोजने में। ढेर सारी साइट्स खंगालने के बाद एक जापानीज साइट मिली जिसमें नंबरों के बारे में बताया जा रहा था। और तभी दूसरे नंबर पर रतन की जैसे आंख गड़ गई। ये तो किंशुक के हाथों में था। और फिर तीसरा नंबर, ये करुण के, मतलब इन दोनों की मौत आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। किसी ने हत्या से पहले नंबर लिख दिया है, पर 3 और 2 एक कहां है? मतलब अभी एक और हत्या होनी बाकी है। पर उस लिफाफे में क्या है? तुरंत ही लिफाफा खोलकर रतन ने पढ़ना शुरू किया और कविता की पंक्तियां पढ़ता हुआ वो आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसी बात हो सकती है? तभी अचानक उसके बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर बेडरूम में पहुंचा और अंदर का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। छत की सीलिंग से एक महिला की आकृति उल्टा लटकी हुई थी जो अजीबोगरीब तरह से हंस रही थी। उसकी वो जलती आंखें देखकर रतन जैसे सिहर उठा और तभी बिल्ली की आवाज कमरे में आने लगी। इससे पहले कि कुछ और होता, रतन ने दौड़कर दरवाजा लॉक कर दिया और उसके साथ ही उसे समझ में आ गया था ये मामला पुलिस के पास जाना चाहिए। हो सकता है पुलिस उसकी बातों पर विश्वास न करे, मगर पुलिस को बताए बिना इस बात को रोका नहीं जा सकता है, और तीसरी मौत को भी। उसने तुरंत ही वो लेटर अपनी जेब में डाला और घर में ताला लगाकर दौड़ता हुआ बाहर आ गया। बाइक स्टार्ट करके वो सरपट पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस स्टेशन उसके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। रात के इस वक्त रोड में ट्रैफिक भी नहीं था। वो जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। गाड़ी तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। रास्ते का यह हिस्सा थोड़ा सा अंधेरा था। बाइक की रोशनी रोड को रोशन किए हुए थे कि तभी दूर उसे एक महिला खड़ी दिखाई दी। पहले पल को तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर जैसे ही गाड़ी पास पहुंची वो चौंक पड़ा। यह आकृति बहुत सी उस आकृति जैसी थी जिसे अभी कुछ देर पहले वो अपने बेडरूम में बंद करके आया था। उसने गाड़ी की स्पीड और भगा दी। महिला के बाईपास करता हुआ वो गाड़ी तेजी से भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी और कान के पास एक भयंकर आवाज गूंज उठी और इसके साथ ही खिलखिलाकर हंसने की आवाज। वो समझ चुका था न जाने कैसे वो आकृति इस वक्त उसकी बाइक की पिछली सीट पर बैठी है। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। बाइक वो और तेज भगाना चाहता था, तभी उसे महसूस हुआ जैसे बाइक पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। वो किसी तरह बाइक को लिए चले जा रहा है जिधर वो नहीं जाना चाहता है। और तभी सामने एक बड़ा गहरा अंधेरा तालाब उसे दिखाई दिया और याद आई कविता की आखिरी लाइन, डियर टमी यू विल ऑल्सो डाई। उसे तालाब में डूब कर मरना था। बाइक तालाब की गहराइयों में चली जा रही थी। मोबाइल के रेडियो को खंगालता हुआ वो युवक धीरे धीरे घर की छत की तरफ बढ़ा। बार बार स्टेशन चेंज करने के बाद भी उसे वो स्टेशन न मिला। शायद वह स्टेशन बंद हो गया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों से उसका शरीर बेहद दुर्बल होता जा रहा था। इस वजह से ठीक से चल फिर भी नहीं पाता था और छत में चढ़ना तो मुश्किल ही था। मगर फिर भी
रोज एक बार आकर वो स्टेशन सर्च कर लेता। वैसे सच्चाई ये थी कि पिछले कुछ समय से रोज वो इस छत पर आकर बैठता और उसी स्टेशन को सुनता जो आज बंद हो चुका था। उस स्टेशन पर चलने वाला कार्यक्रम होठों में ऐसी बात जैसे जैसे उसके लिए जिंदगी बन गई थी। अद्वैत एक साधारण सा लड़का था, पढ़ाई में काफी कुशल, और इस नाते कॉलेज से भी स्कॉलरशिप मिली हुई थी उसे। मगर उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी थी, और वो ये कि कुछ देर लोगों के बीच बात करते ही उसे अजीब सी सिहरन और डर सा होने लगता था। उसकी जबान लड़खड़ाने लगती, वो थोतला हकला सा हो जाता। और इस बात पर उसके कॉलेज के फ्रेंड उसका बहुत मजाक बनाते थे। अक्सर उसे लोगों के बीच बैठा लिया जाता और उससे किसी विषय पर बातचीत की जाती। 2-4 शब्द बोलने के बाद ही उसका तुतलाना हकलाना सबको बहुत हंसी देता था। और निमी भी उस पर हंसती थी। निमी उसकी क्लासमेट। मरता था अद्वैत उस पर, मगर कभी कह ना पाया था। तभी अचानक एक दिन उसे ये प्रोग्राम सुनाई दिया। इसमें बहुत सारे लोग कॉल करते, अपने प्रॉब्लम्स बताते, और आरजे करुण उन सब प्रॉब्लम्स पर बातें करता। कितनी अच्छी बातें करता था वो, कितनी अच्छी सलाह देता था। सुनते सुनते अद्वैत को जैसे प्रेरणा मिलने लगी। उसे लगा नहीं, वो भी जी सकता है। उसके अंदर का आत्मविश्वास भी जागने लगा और धीरे धीरे उसकी वो हकलाने तुतलाने की आदत दूर होने लगी। एक दिन तो उसने निमी से बातें की, बहुत सारी, बहुत देर तक बातें। निमी भी उस दिन आश्चर्यचकित थी। अद्वैत इतनी बातें कर सकता है। और फिर आया वो दिन। पेपर में ऐड देखकर चौंक पड़ा था अद्वैत। आरजे की जरूरत है। हाँ, उसका सपना सच हो जाएगा। अप्लाई करेगा वो। नहीं चुना गया तो क्या हुआ, आरजे करुण से मिल सकेगा। और यही सोचकर उसने फॉर्म भर दिया। और वो दिन भी आ गया जब इंटरव्यू टेबल पर वो बैठा हुआ था। सामने सेंटर हेड मिस्टर सोढ़ी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, पुत्र अभी 2 मिनट में लोग आ रहे हैं, तेनू इंटरव्यू चालू कर दे। फिर कमरे में कर प्रविष्ट हुए 3 लोग, 1 लड़की 2 लड़के। चेयर पर बैठने के साथ ही उन्होंने कहा, मैं आरजे किंचुक, मैं आरजे रतन और मैं आरजे करुण। सुनकर जैसे कांप उठा था अद्वैत। आरजे करुण को आज वो अपने सामने बैठे देख रहा था। अब अद्वैत हालदार। चौंक पड़ा अद्वैत। ये क्या हो गया उसे? अभी तो वो फ्रिक्वेंटली बातें करने लगा था, कॉन्फिडेंट हो गया था, और यही सोचकर तो वो यहां आया था। मगर उसकी जबान कैसे लड़खड़ा रही? करुण को अपने सामने देखकर वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि अद्वैत हालदार, वही जो प्रोग्राम में अक्सर कॉल करता है। जी सर, आप आरजे बनेंगे? जी आपने बहुत इंस्पायर किया है। तीनों मंद मंद मुस्कुरा उठे। फिर काफी सारे प्रश्न उससे पूछे गए, मगर हर बार उसकी लड़खड़ाती जवान ने उसका साथ नहीं दिया। और अंत में करुण ने ही कहा, अद्वैत, आई एम सॉरी, आप आरजे नहीं बन सकते। फूट गया था उसका गुस्सा। ये क्या हो गया? उसने इतनी तैयारी की थी, मगर तभी मुस्कुराते हुए 3 चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे।
उसका सपना इन तीनों ने ही तोड़ा है। इन तीनों को सजा मिलनी होगी, कोई ना कोई तरीके से सजा मिलनी होगी। और फिर इंटरनेट खंगालने लगा वो। तभी उसके हाथों लगी एक कविता, एक जापानी लेखक द्वारा लिखी कविता, जो वास्तव में एक लड़की की जीवन की सच्ची कहानी थी, जहां उसकी 3 बड़ी बहनें उस पर बहुत अत्याचार करती थी। तंग आकर एक दिन उसने शैतान को जगाया और उन तीनों बहनों की भयानक मौत हो गई। कविता को अभिशप्त माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक बार यह कविता पढ़ दी जाए, 3 मौतें होना निश्चित है। यही नहीं, कविता को लिखने वाले कवि की मौत भी बहुत भयानक हुई थी। पेट के अल्सर से उसकी मौत हुई थी। मरने से पहले उसका पूरा कमरा उसकी खून की उल्टियों से भरा हुआ था। यही तो उसे चाहिए था। उस पर हंसने वाले, उसका सपना तोड़ने वाले अब उस रात उसने उस कविता के जरिए शैतान को जगाया। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी गर्दन का दर्द बढ़ गया। पता नहीं, जिस रात उसने शैतान को जगाया था, उसके बाद से उसकी गर्दन में दर्द है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात थी, और वो ये कि उसे जरूरत थी एक काली बिल्ली की, जिसकी बलि देकर उसकी आत्मा के जरिए ही सारा काम कराया जाता है। बड़ी मुश्किल से उसने एक काली बिल्ली खोज ली थी। सारी प्रक्रिया पूरी कर धारदार चाकू से बिल्ली के गर्दन पर चला दिया था। बिल्ली आखिरी बार चीख पड़ी और उसकी गर्दन लटक गई। और तुरंत ही उसके गर्दन में यह दर्द शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसका शरीर बहुत दुर्बल होता जा रहा था। आज ऐसी हालत हो गई थी कि सीढ़ी चढ़कर छत में आना भी मुश्किल था। मगर ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। इंटरनेट पर एक चेतावनी अवश्य लिखी थी, मगर उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसे तो अपना मकसद पूरा करना था। पर अब यह दर्द असहनीय होता जा रहा था। वो किसी तरह धीरे धीरे नीचे गया और कंप्यूटर स्टार्ट किया। एक बार फिर से उसी साइट पर जाकर जब उसने चेतावनी पढ़ी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। चेतावनी में लिखा था, भूलकर भी इस कविता के शैतान को जगाने की कोशिश न करें, क्योंकि शैतान जागने के बाद सबसे पहले उसके शरीर से खून पिएगा जिसने उसे जगाया है। और फिर धीरे धीरे हर एक मौत के साथ साथ वो भी बढ़ता जाएगा नरक के उस भयानक अंधेरे की तरफ जहां से वो शैतान आया है। और अपने आखिरी शिकार के बाद अपने जगाने वाले को भी वो नरक के उस अंधेरे में ले जाएगा, ठीक जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ। सुनकर चौंक उठा था द्विज। नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया उसने? मतलब उसके साथ भी? तभी कमरे में बिल्ली की आवाज आने लगी। है? बिल्ली कहाँ है? कौन है? अचानक कमरे की लाइट गोल हो गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे में फैली थी, जिससे उसने देखा एक महिला की आकृति छत से उल्टा लटकी हुई थी, जिसका पूरा शरीर तो स्पष्ट न था, मगर उसकी जलती हुई आंखें। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर मैंने ये क्या कर दिया? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पैर पकड़कर खींच रहा है और कमरे में एक भयंकर हंसी गूंज रही। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं क्या करूं? तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने कमरे से बहुत दूर निकल आया है। यहाँ चारों ओर आग है, चीखते चिल्लाते लोग हैं, और वो आकृति
हंसती हुई उसे खींचते खींचते आगे ले जा रही है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। अब तक उसे समझ में आ चुका था, कविता की आखिरी लाइन सच हो रही थी। नरक के भयंकर अंधकार में अब उसकी आत्मा धीरे धीरे समाती चली जा रही थी, जहां उन तीनों आरजेस को उसने भेजा था।